बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त हो गया और जो कि पढ़ाई करोगे। माय सेल्फ विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। ये हमारा भैया वन शॉट का स्पेक्ट्रम चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग इस स्पेक्ट्रम चैप्टर में बात करेंगे व्हाट ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड टू एक्सेल योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन और आपके हाफ ईयरली प्री प्रीलिम्स और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। डेविएशन शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा आपको, ये पार्ट हमारा मेजरली 5 to 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला हमारा आता है डेविएशन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, और फिर इसके पास जो फिनोमेनाज हैं जो कि हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन्स, रेडियो वेव्स, जो हमारे विजिबल रीजन्स हैं, मतलब हम जो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है उससे निकल के आते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो वो पार्ट सम करके हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग लाइन वाइज पढ़ेंगे जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में रेफरेंस में गिवन है, फ्रॉम द इनिशियल टू द एंड, टेकिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर written in the form so that you can make your notes, and the note should be very precise if you are making it. I would highly recommend कि आप वो notes बना के चलो क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास यही काम आने वाले हैं। Let's begin with the prism. I hope you all know what is a prism, right? आप सब ने ये prism देखा होगा, आपके लेबोरेटरीज में भी होगा। इफ नॉट तो आपने इसके फिनोमेनास को देखा होगा। लाइक इफ यू आस्क मी, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रिज्म, तो आई कैन टेल यू a prism help us to disperse the light, मतलब लाइट को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखेरने में हेल्प करता है। सर लाइट के पास कलर, लाइट तो व्हाइट होती है, कलर कहां से आए? अभी आपको याद आएगा रेनबो। नाउ रेनबो इज अ फिनोमेना जहां पे देखा हुआ है आपने लाइट के 7 डिफरेंट कलर्स को, इसको विबग्योर बोलते हैं। वही काम एक प्रिज्म का होता है और कैसे वो काम करता है इस बात को हम लोग देखने जाएंगे इन दिस topic. Now, about the prism, if we talk about the prism, is prism क्या है? In optics, we define a prism as a piece of glass other than transparent material cut with a precise angle. Cut with a precise angle, you can see there are the preciseness which you can see here, and useful for analyzing and reflecting light. लाइट को समझने के लिए और उसको रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट कराने के लिए हमारा बहुत काम आता है ये। ऑर्डिनरी ट्रायंगुलर प्रिज्म कैन सेपरेट व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर मतलब उसके जो कलर्स होते हैं जिनको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, व्हिच इज वायलेट, इंडिगो, विबग्योर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विच इज अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि हम लोग देख पाते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, विच इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। नाउ अबाउट द प्रिज्म, अब ये कैसे वर्क करता है, हाउ अ लाइट एंटर्स, देन डिस्पर्जन स्टार्ट्स एंड हाउ इट देन एंड्स एट द लास्ट, तो वो बात अगर हम लोग करते हैं तो यू कैन सी द फेस ऑफ इट where ABC part is represented here। अब ये उसकी होती है भाई प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस, जहां से हम लोग का मेन फिनोमेना स्टार्ट होता है। वंस अ लाइट कम्स व्हिच वी कॉल एज द इंसिडेंट रे, मतलब आने वाली लाइट, वंस अ लाइट कम्स व्हिच वी कॉल एज द इंसिडेंट रे, इन मतलब आने वाली लाइट, it arrives at the first surface. As soon as it arrives the first surface, we have to see where will it go. Now, in order to check that where it will go, we have to understand the refraction phenomena. कि refraction में होता क्या है, लाइट बेंड कैसे करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए जाती है। In order to understand that, you all must be knowing whenever a light travels from rarer to denser, it bends towards the normal, and whenever it goes from denser to rarer, it goes away from the normal. This is what we all have studied in the refraction of the glass phenomena। ये हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है ये सब तुम लोगों ने, तो ये पता है। Now once it enters here, it has to bend because it is going inside and the medium differences are there. This must be air, this must be glass। लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो भाई साहब बेंडिंग तो हो रही होगी। अब बेंडिंग होगी किस डायरेक्शन में, इसके लिए देखना पड़ेगा एंगल क्या है, एंगल क्या है। तो एंगल दिस मस्ट बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। बट वो टुवर्ड्स नॉर्मल किधर बनेगा, इसको देखने के लिए हमको पहले इसके नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये होने वाली है, दिस इज द सरफेस, दिस मस्ट बी द परपेंडिकुलर लाइन। और अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो वी नो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। दिस मस्ट बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये हो गया हमारा एंगल आई। अब लाइट रे बेंड होगी, लाइट रे बेंड किधर होगी, ओके। तो लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास मतलब
फेयर टू डेंसर, मतलब बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये इज नॉर्मल, इसकी तरफ बेंड हो गई, देख रहे हो, जिस लाइट रे को ऐसे चले जाना चाहिए था वो बेंड हो रही है नीचे की तरफ, अमेजिंग, वाह। तो दिस विल गो, it will keep on going till it reaches the second surface. Once it reaches the second surface, then again it is going from air to glass to air, glass to air, that is refraction away from the normal, right? अब ये दूर जाने वाली है, और दूर जाएगी तो कैसे जाएगी भाई, अभी ये सरफेस हमारी जिसपे हमारी लाइट आ रही है वो सरफेस ये है, ये हमारी लाइट है, ये सरफेस के लिए ये नॉर्मल हुआ, तो दिस मस्ट बी द एंगल फॉर द इंसिडेंस और सेकेंड सरफेस। अब इसको दूर जाना है तो जाना चाहिए इसको सीधे, बिकॉज कोई सरफेस ना इट मस्ट हैव गॉन सीधे, बट क्योंकि दूर जाना है, ये रहा नॉर्मल का सरफेस, तो उससे दूर जाएगी, इट विल अपीयर्स टू बी गोइंग लाइक दिस। नाउ दैट्स हाउ इन जनरल अ लाइट ट्रेवल्स इनसाइड द प्रिज्म। जब वो आती है तो पहले नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, फिर नॉर्मल से दूर बेंड होती है, दैट इज हाउ इट अकर्स। बट दिस इज अ वेरी बेसिक फिनोमेना which is we call as the refraction। बट प्रिज्म में सिर्फ ये नहीं होता है, क्योंकि प्रिज्म में जब लाइट एंटर करती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स भी होती है, द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हिच वी कॉल एज अ डिस्पर्शन। वो फिनोमेना भी अकर कर रहा होता है, तो वो 7 कलर में कैसे डिस्पर्स होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके पहले ये प्रिज्म कैसे डेविएट करता है, आई होप ये बात सीखी होगी अभी यही जो लाइट है बच्चों, इनको हम लोग आने वाली को बोलते हैं इंसिडेंट रे। प्रिज्म के पार्ट में पढ़ा हुआ है आपने, मैं ऐसे बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसके अकॉर्डिंग लाइट डेविएट करती है, और इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, विच इज द लाइट विच इज पासिंग थ्रू, तो निकल गई हमारे पास, और इसको हम लोग बोलते हैं हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस, राइट। जो हमारा ये डेल्टा होता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बराबर होता है, सम के बराबर होता है, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। इसकी जो डेरिवेशंस हैं वो हट गई हैं हमारे सिलेबस से, लेंस की डेरिवेशन हम हट गई हैं हमारे सिलेबस से, तो हमें वो नहीं पढ़नी है डेरिवेशन, हमको डायरेक्टली फॉर्मूलाज और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है प्रिज्म के फिनोमेनास के लिए, राइट। नाउ द डेविएशन हैपेंस, ओके क्लियर। अभी डेविएशन डिपेंड किस पे करता है, अगर बात करें कि भैया व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द डेविएशन डिपेंड्स, कि भाई किस किस फैक्टर पे हमारा जो डेविएशन है वो डिपेंड कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट मिलेगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई किस एंगल से लाइट आ रही है, किस एंगल से लाइट आएगी, रिफ्रैक्शन भी तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है, किस एंगल से लाइट आ रही है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल, राइट। द फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म? एंगल इज द एंगल at which the prism is being created। ये हमारा होता है angle of the prism, right, which we call as angle of prism। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे भी डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंड थर्ड इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी भैया जो भी ये मटेरियल यूज कर रहे हैं, कि किस ग्लास का बना हुआ है, क्या ये जो मटेरियल है ये फ्रंट ग्लास का है, क्या ये क्राउन ग्लास का है, या व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस, क्या इसका रिफ्रैक्टिव 1.5 है, 1.52 है, 1.56 है, 1.58 है, 1.6 है, या फिर जो भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग बेंडिंग डिफाइन कर रहा होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एयर और ग्लास के थ्रू टुवर्ड्स और अवे के फिनोमेनास हो रहे होंगे, राइट। तो 3 चीजें क्लियर हो गई हमारे, कौन कौन सी? द डिपेंडेंसी ऑफ द डेविएशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज की एंगल कितना आया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, क्या हमारे पास मटेरियल यूज कर रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और तीसरा, क्या प्रिज्म का एंगल था, दैट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो 2 प्रॉपर्टी इसमें प्रिज्म की हो गई, कौन कौन सी? एक प्रिज्म का एंगल क्या है भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, और दूसरा वो किस मटेरियल से बना है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और तीसरा हो गया हमारा आने वाली लाइट का इंसिडेंट एंगल, कि वो किस एंगल से आ रही है। नाउ हाउ द डिस्पर्जन ऑफ द फिनोमेना हैपन, लाइट अभी आई है, जा रही है, लेकिन वो 7 कलर्स में स्प्लिट कैसे होती है, ये 7 कलर से हमको विब्ग्योर फॉर्म को तो कैसे दिखता है यार, और विब्ग्योर एक्चुअली भी कैसे बनता है, ये बहुत अमेजिंग है, जो लोग पढ़ने देंगे इस टॉपिक पे। देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ द डेविएशन ऑफ द कलर और द वेवलेंथ। पहली बात को ये समझनी पड़ेगी भाई कि लाइट के जो कलर्स है ना, ये सेम नहीं है यार। जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों की बात करते हैं, राइट, अपने दोस्तों के खुद को एक बार उनकी बात करते हैं, तो व्हेन वी स्टार्ट आवर स्टडीज, लेट्स से एज यू एंटर क्लास 10th, आपने क्लास 10th में आए, आपने क्लास 10 की स्टडी चालू करी, बट एज द टर्म स्टार्ट्स, आपने देखा कि आपकी प्रिपरेशन के लेवल अलग अलग है, आप लोग की तैयारी के लेवल अलग अलग है, कोई ज्यादा पढ़ के ज्यादा मार्क्स ले आ रहा है, कोई कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स ले आ रहा है, और कोई बहुत पढ़ के भी मार्क्स नहीं ला पा रहे। डिफरेंट केसेस, राइट, बिकॉज यू ऑल हैव द डिफरेंट स्पीड्स। सिमिलरली
every color of light has different speed. That is why their positioning on a screen is also different, which we call as, जहां पर हमको इनकी इमेज मिलती है या फिर जो ये डिस्पर्जन का फिनोमेना होता है वो अकर होता है क्योंकि ये सारे सेम स्पीड से नहीं जा रहे हैं, इनकी सबकी स्पीड अलग है, एंड बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन द स्पीड वी सी देयर डिफरेंस इन द पाथ दैट दे टेक, जिसको हम लोग ट्रेजेक्टरी भी बोल सकते हैं, इनका पाथ फॉलो भी बोल सकते हैं, वो भी अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हमको ये व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स में दी जाती है, इसको बोलते हैं बैंड्स ऑफ लाइट या फिर स्पेक्ट्रम, राइट। जो हमारा चैप्टर का नाम है अभी आपको क्लिक हो रहा होगा, वेयर द वर्ड स्पेक्ट्रम इज कमिंग फ्रॉम, द स्पेक्ट्रम इज कमिंग फ्रॉम द साइड की भैया ये व्हाइट लाइट अकेली नहीं है, व्हाइट लाइट तो 7 चीजों के मिलके बनी है, और ये बात भाई साहब न्यूटन ने बहुत ही प्यारे से समझाई, वो हम लोग देख रहे होंगे अभी जस्ट आगे जाएंगे हम लोग। तो लाइट ऑफ डिफरेंट कलर हैज डिफरेंट स्पीड्स, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस कि भैया हर कलर जो कि लाइट के पास है उसके पास अलग अलग स्पीड है भाई, वॉयलेट की स्पीड अलग है, रेड की स्पीड अलग है, ब्लू की स्पीड अलग है, दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड्स ऑन decrease with the decrease in the wavelength, transparent medium decreases with the decrease in the wavelength, जैसे जैसे wavelength decrease करती है वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट भी डिक्रीज करती है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, v is equals to n lambda, right? v is the velocity, n is the frequency and lambda is the wavelength। अभी जानने वाली बात क्या है कि यार ये टर्म जो है ना ये बहुत कमाल का है, लेकिन पहले v और लैम्डा को पढ़ लेते हैं फिर इस पे आते हैं। नाउ v, इफ यू सी v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो वेवलेंथ बढ़ रही होगी कॉमनली, अगर वेलोसिटी घटेगी तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ भी घटेगी, तो ये कुछ हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन मिलता है वेलोसिटी और वेवलेंथ का। Therefore, the refractive index of the glass increases with the decrease in the wavelength। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है भाई हमारा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा n, या फिर हम लोग उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यार ये तो वेलोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इसका तो वेलोसिटी से उल्टा रिलेशन है, पढ़ा है हम लोगों ने, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, याद होगा आपको, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, ये तो हम लोग ने इसमें समझ पढ़ा था, राइट। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो वेलोसिटी से रेशियो है भाई ये तो उल्टा है, हाँ की ना। अभी वेलोसिटी से v1 v2 लिख देता हूं तो अपने इजी होगा समझना, व्हिच इज v2 अपॉन v1, तो अभी आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में वेलोसिटी से तो उल्टी रिलेशन में है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन नहीं होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम रिलेटेड टू द मीडियम। तो सबसे ऊपर जो वैक्यूम होता है जिसकी स्पीड कॉमन होती है, दैट इज 10 की पावर 8, लेकिन नीचे वाली स्पीड चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेलोसिटी के संग उल्टे रिलेशन में बनता है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी से उल्टा है तो वेवलेंथ भी तो उल्टी होगी भाई साहब, क्योंकि वेवलेंथ और वेलोसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ और वेलोसिटी, वेवलेंथ और वेलोसिटी डायरेक्टली है, बट वेवलेंथ और वेलोसिटी के डायरेक्ट रिलेशन के बाद जो वेलोसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के संग है वो तो उल्टा है। तो अगर ये वेलोसिटी से उल्टा है तो ये वेवलेंथ से भी उल्टा ही हुआ, राइट। दैट्स अ सिंपल एनालॉजी हियर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हाउ दिस हैपेंस, इफ यू सी हियर, लाइट सोर्स एक सन है मान लिया हमने, उससे व्हाइट लाइट निकल के आ रही है, एक स्लिट से पास हो रही है जहां पर एक सिंगल वेव हमारे पास जा रही है, ऐसा मोनोक्रोमेटिक वेव बोल सकते हैं हम लोग, जो कि एंटर करती है प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे, और आप देख रहे हो कि डिस्पर्शन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, पूछा जाता है कि एट विच सरफेस ऑफ द प्रिज्म दैट डिस्पर्शन फिनोमेना स्टार्ट्स। आप बोलोगे एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म, जैसे ही वो एंटर करती है डिस्पर्शन का फिनोमेना वहीं पे स्टार्ट होता है, और आपको यहीं से शो करना है, आपको यहां से शो नहीं करना है, बल्कि वो देख रहे हो यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, एंड देन इट गेट dispersed into 7 colors, as you can see here, that is because of the difference in the speed of the light। Now moving forward, इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है या फिर हमारा जो प्रिज्म से जो बैंड बनता है वो बिल्कुल प्योर बनता है, क्योंकि एक लाइट आ रही है। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा लाइट आ जाए बच्चों, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो लाइट आएगी उसके थ्रू अलग होगा, इसकी जो लाइट आएगी उसके थ्रू अलग होगा, और ये कलर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे ऑन अ स्क्रीन। और अगर ये एक स्क्रीन पे आके मिक्स हो गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें एक रेगुलर ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाएगी, इसके हम लोग उसको बोलते हैं इररेगुलर ऑब्जर्वेशंस, राइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अभी न्यूटन ने भी ये बात कही, न्यूटन ने जब ये बात कही तो न्यूटन ने एक बहुत सिंपल सा काम करा, न्यूटन ने एक डिस्क बनाई, उसको उन्होंने बोला न्यूटन डिस्क। जैसे आपने देखा होगा देयर इज अ टूल, जिसको जैसे आप यूयो खेलते हो ना, वैसे उन्होंने एक टूल बनाया। उन्होंने क्या करा, एक सर्कल काटा, आप एक कार्डबोर्ड ले लो, उसमें एक सर्कल काटो, व्हाइट पेज चिपका दो, उस व्हाइट पेज के 7 इक्वल्स एंगल करो। कैसे करोगे, यू नीड टू डिवाइड 360
बाय 7, उसमें इतने 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 एंगल्स के 7 टुकड़े कर दो और उनको इस कलर से भर दो, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड मेक श्योर आपका सीक्वेंस यही हो। जब उसको आप घुमाओगे तेजी से तो आपको एक ही कलर दिखेगा, दैट इज द व्हाइट कलर। तो इन 7 कलर को इक्वल अमाउंट में मिला के हम लोग व्हाइट कलर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर इनसे ही मिलकर बनता है। और इसका मतलब है कि व्हाइट कलर के पास ये सारे कलर का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ये न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट बताया, जिसको हम न्यूटन डिस्क भी बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट जब करा तो उससे कुछ फिनोमेनास थे और उससे कुछ कंक्लूजन थे। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। उन्होंने बोला द फिनोमेना स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट by the prism also consists of इस constituent color is known as the dispersion। जो स्प्लिटिंग का फिनोमेना है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। ये फिनोमेना की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आता है डिफाइन डिस्पर्जन और बोलता है ड्रॉ द डायग्राम आल्सो। तो ये डायग्राम भी फिगर ही बनाना पड़ता है वहां पे। द बैंड ऑफ द कलर्स ऑपरेट ऑन द स्क्रीन ऑन पासिंग द लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? तो ये विड्थ है, तो ये विड्थ है जो हमको ऑब्जर्व हो रही है स्क्रीन पे, यहाँ पे ये बैंड ऑफ कलर बन रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, राइट। ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। नाउ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ऑल, आपको समझने की जरूरत है कि भाई इसमें से आप क्या देख पा रहे हो। यहां पर इफ यू सी वेरी क्लियरली, तो यहाँ जो कलर मिल रहा है आपको भाई साहब, ऑब्जर्व करना भाई साहब, यहाँ जो कलर मिल रहा है भाई साहब वो कौन सा है? अरे सर वो तो वॉयलेट है। अरे हाँ, बिल्कुल वॉयलेट है। और जो यहाँ कलर मिल रहा है ये कौन सा है? सर ये कलर तो रेड सा दिख रहा है हमको भाई, ये कलर तो हमको रेड सा दिख रहा है। अरे मतलब क्या वॉयलेट सबसे नीचे आ रहा है? वॉयलेट लाइट आ रही है और सबसे ज्यादा किसको डेविएट कर रही है? वो वॉयलेट को। और सबसे कम किसको डेविएट कर पा रही है? वो रेड को। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा कलर ऑफ लाइट कर रहा है? इट इज वॉयलेट। और कौन सा कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है? तो इट इज रेड। हमें अभी इन सातों कलर्स की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, बिकॉज ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसका एक चार्ट भी बनाएंगे लास्टली, बट अभी के लिए आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको अपने नोट्स भी बनाते हुए चलना है ना। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ? तो द color which is deviating the most is the violet color, where the color which is deviating the least is the red color. This is what you need to keep in your mind. And the dispersion is causing because of the change in the speed of the light once it travels from one medium to another medium, जिसको हम लोग उसकी वेवलेंथ से भी डिफाइन करते हैं। नाउ अ क्वेश्चन कम्स कि सर ठीक है, वेलोसिटी समझ आ गई, वेवलेंथ समझ आ गई, व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? इजंट द फ्रीक्वेंसी टेकिंग एनी role in this deviation dispersion phenomena? No, because the frequency depends on the source of the object। it never depends कि वेवलेंथ कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग is not going to change when light travels from one medium to another medium। ऑप्शन होते हैं वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एंगल ऑफ डेविएशंस। आपको बताना होता है आंसर क्या होगा इन सच केसेस, या फिर कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, बट the answer that here goes as the frequency, because frequency depends on the source of the light, not on the medium or the path that the light is traveling। And on the second surface of the prism only refraction occurs, क्योंकि dispersion तो पहले ही हो चुका है बच्चों, सिर्फ सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है। सेकेंड सरफेस पे सिर्फ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां से व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में बिखर चुकी होती है, तो इसका काम और सिर्फ लाइट को रिफ्रैक्ट करना है और कुछ नहीं है, राइट। इसमें वॉयलेट डेविड सबसे ज्यादा और रेड हो रहा है सबसे कम। दिस इज द पॉइंट दैट आई एम हाईलाइटिंग, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही ध्यान से भैया, सारे के सारे हमारे बबुआ लोग बहुत ही ध्यान से, कोई भी पॉइंट अगर आपने इसमें से मिस करा तो समझ जाना कि आप बड़े संकट में हैं। हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिए, क्योंकि इसी के बीच से क्वेश्चन आएगा। और भाई साहब जो कॉम्पिटेंसी बढ़ाई है इस बार हमारे आईसीएससी ने, जय हो उनकी। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना इस टॉपिक से जो इस बार सैंपल पेपर में डला हुआ है, तो काफी शौक हो जाओगे देख के। सैंपल पेपर का चौथा या पांचवा क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जाके देख लो जरा और जरा ट्राई करोगे कि आप बिना पढ़े उसको आपको आता है कि नहीं आता है। चलो आई विल डू वन मोर थिंग, मैं अटैच करा दूंगा नीचे पीडीएफ में, ठीक है, पेपर को एक बार देखो उसको। एज अ रिजल्ट द कलर गेट फर्दर सेपरेटेड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ द सेकंड सरफेस, और जिससे कि बन जाता है हमारा एक स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। सारे पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे ना। क्या यार इनको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं? तो ये 7 कलर बिखर गए, क्या इन बिखरे हुए कलर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है? क्या कोई मसीहा है जैसा काम कर सकता है? हाँ, ऐसा काम करने के लिए हमें बस प्रिज्म को तरीके से, दोबारा से सही तरीके से कंबाइन करना है। अगर ये काम हो गया
तो हमारा भी सारे कलर्स का एक साथ मेल मिलाप हो जाएगा। ऑल द कलर्स विल कम टुगेदर एंड बिकम द व्हाइट एज अ होल। करने के लिए क्या करना है, ये करना है, एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म के संग हम लोग इन्वर्टेड लगा देंगे, उल्टा करके लगा देंगे। जैसे ही इससे लाइट आएगी 7 कलर में जाएगी, यहां से 7 कलर एक हो जाएंगे। ये सारे फिगर की तैयारी कर लो, सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप अगर डायरेक्टली बनाने गए तो लटक जाओगे कि 7 कलर कहां तक आए थे सर, यहां तक आए थे कि यहां तक आए थे, और फिर कैसे कंबाइन हुए थे। तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अभी से बाबू, आगे ना मेरे सारे लल्लट, आप अभी से भैया इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप सफल हो पाएंगे अपने फाइनल के लिए। तो मेक श्योर करें जब आप ये बना रहे हैं, आप भले वीडियो को पॉज करें। इफ यू थिंक इट इज गोइंग फास्ट यू कैन मेक इट 0.75, इफ यू थिंक इट इज गोइंग स्लो यू कैन मेक इट 1.52। बढ़ा दो भैया, आपके पास वहां पे पूरी पूरी फ्रीडम है। वी आर इन द टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हमारे पास वो व्यवस्था है जिसका हम लोग मजे ले सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे चलते हैं। ऐसा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, व्हाइट लाइट 7 कलर, 7 कलर दोबारा से मिलकर एक कलर, और इसमें मिलकर हमको एक कलर, that is what is called as a recombination. The color of the spectrum of the white light combines to reproduce a white light. The two prisms combine together effectively act as a parallel slide. Glass slab, दोबारा से, हाँ ये ग्लास स्लैब नहीं बन गई, इसको पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ। अगर ये पास आ जाएंगे दो ट्राइंगल, अगर ये पास आ गए तो क्या बन गई बच्चों, ध्यान से देखो, ये क्या बन गई, क्या ये एक ग्लास स्लैब नहीं दिख रही है आपको? बताइए बताइए बताइए, क्या एक ग्लास स्लैब ही नहीं है ये? अगर ये ग्लास स्लैब है तो फिर क्यों होगा रिफ्रैक्शन के बाद भी डिस्पर्शन? क्योंकि ग्लास स्लैब में तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन होगा, होगा रिफ्रैक्शन होगा। लाइट रे आएगी ऐसे, लाइट रे आएगी, अरे आजा भाई, नहीं आ रही भाई, हेलो हेलो लाइट आजा, लाइट रे आएगी ऐसे, 7 कलर में जाएगी, जाती जाएगी, मिल जाएगी, और एक बन जाएगी। राइट 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 भैया, एक होगी, ये एक होगी, ये एक होगी, ठीक है, ये एक होगी। सारे एरोज बहुत जरूरी है, कौनो एरो मिस हुआ तो नंबर गए। आने वाली का, जाने वाली का, आगे जाने वाली का, जैसे ही मीडियम चेंज हो एरो चाहिए, ऊपर जाने वाली का, बाहर जाने वाली का, ये सारे एरोज बने होने चाहिए। कोई भी एरो गया तो आप भी गए हो, ठीक है। ओके ओके, सी दिस, सी दिस, क्या आपको दिखा मेरे बालकों? क्या आपको ये वी कॉम्बिनेशन अगर हुआ, कैसे ये दो प्रिज्म कंबाइन होके एक सिंगल ग्लास स्लैब बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पास कोई भी डिस्पर्शन का फिनोमेना अगर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ रिफ्रैक्शन ही हो रहा होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। द कंक्लूजन इज दिस, none of the two prism produces color by itself. Okay, now the most amazing as well as boring पार्ट ऑफ द चैप्टर। इस पार्ट को बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, और इस बार सैंपल पेपर में वो देख गया कि भैया हल्के में ना लेना, 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी से है, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इस नॉट की वन की जो आप चुटकियों में कर लोगे, नहीं है, छोटा आंसर है, सिंपल आंसर, लेकिन पकड़ना थोड़ा सा मजेदार है। देखना है क्वेश्चन आप लोग, मैं दिखा भी दूंगा, अभी कोई लोड नहीं है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम मैंने बताया, स्पेक्ट्रम है जो हम लोग ने पढ़ा अभी, स्पेक्ट्रम वो बैंड था, लेकिन वो ना विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो कलर ऑफ लाइट हम लोग देख पा रहे हैं। इनकी रेंज है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक, जहां तक हमको देख पा रहे हैं। इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, राइट, जो हम लोग को देख पा रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी कुछ है क्या, और इसके बाद भी है कुछ क्या? हाँ जी, वेलकम टू द वर्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन उसके पहले आपको कुछ वेव के बेसिक पता होने चाहिए। अब एक वेव क्या होती है भाई? एक वेव ऐसे ऐसे घूम घूम के टहल करती है, ये स्टेप आपने खूब करा होगा गाड़ी के बाहर, ऐसे ऐसे, दैट इज व्हाट द वेव बिहेव लाइक। अभी एक वेव के ना कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे वेव की वेवलेंथ होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, उसका क्रस्ट होता है, उसका ट्रफ होता है, आपको पता होगा वैसे तो जल्दी, लेकिन बताता हूँ। तो टॉप मोस्ट पॉइंट है किसी वेव का, टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां तक वो वेव पहुंची, मेजर at the maximum point that we call as the crest of the wave, right? जो उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। और ये जो हमारा पॉइंट है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से यहां जाना, दैट इज अ 1/4 ऑफ
दिस इज 1/4 ऑफ अ वेव का कंप्लीट ऑसिलेशन। फिर यहां से यहां आना, दिस इज ऑल्सो 1/4। इसको 1/4 और 1/4 को मिला के बन जाता है 1/2 पार्ट, राइट। तो ये आधी वेव है। फिर यहां से यहां आना, ये भी 1/4 पार्ट हुआ, और यहां से यहां आना, ये भी 1/2 पार्ट हुआ। और इस आधे और आधे को मिला के बनती है एक कंप्लीट वेव। इसको समझाने के लिए ऐसा समझो, अगर आप एक पेंडुलम को एज अ वेव का फंक्शन मानो, तो पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से, वर्क एनर्जी पढ़ा है हम लोगों ने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जाता है अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे। दिस इज जस्ट द 1/4 पार्ट ऑफ द पूरा ऑसिलेशन। फिर ये वापस आता है यहाँ पे, तो यहां से वहां जाना और वापस आना, दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द वेव, राइट। गया 1/4, आया 1/4, दोबारा से एक्सट्रीम जाएगा ऑन द अदर साइड, और फिर वापस आएगा, दिस इज अगेन 1/2। दिस इज व्हाट द वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो पहले ये गया, फिर ये वापस आया तो दोबारा से मीन पोजीशन पे आ गया, देख पा रहे हो, दोबारा से नीचे फिर ऊपर। दिस इज द पॉजिटिव हाफ, दिस इज द नेगेटिव हाफ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज, राइट। अभी इन वेव को, अगर ये वेव कंप्लीट आगे और रोटेट कर रही है और ऑसिलेट कर रही है, तो एक क्रस्ट से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, क्या बोला मैंने, एक क्रस्ट से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेवलेंथ। अच्छा, ऐसा नहीं है सिर्फ यही वेवलेंथ है, बहुत सारी वेवलेंथ है इसमें, जैसे कि यहां से लेके यहां तक, मतलब ए टू ई, ये एक वेवलेंथ है, बोलो हाँ की ना। मैंने कहा सर C2, ये पॉइंट E कुछ नहीं है, F बोल दो। C2, F ना बोलो, F तो ये हो जाएगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे A B C बोला है, तो E F G हो जाएगा ये। तो अगर मैं C पॉइंट लेता हूँ, C को स्टार्ट पॉइंट लेता हूँ, तो C से ये हुई आधी वेव और ये हो गई पूरी वेव। तो C से जो G पॉइंट है, ये भी कंप्लीट वेवलेंथ है। वैसे बहुत सारी वेवलेंथ बन रही हैं। अच्छा, मैं नीचे चाहूँ तो नीचे मिल सकती है। जैसे मैं अगर ट्रफ से ट्रफ देखूं, तो G के बाद आएगा हमारा E F G H, राइट। तो हमारा जो ये पॉइंट है, दैट इज फ्रॉम D टू H, ये भी तो एक वेवलेंथ है। तो ये सारी वेवलेंथ बन रही हैं। वेवलेंथ मतलब एक वेव की लेंथ, एक कंप्लीट वेव की लेंथ। जो भी एक कंप्लीट वेव की लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ को कंप्लीट करने के लिए जितना भी उसने टाइम लिया होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ रोटेशन करे होंगे उसने एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by a wave in 1 second will be called as frequency। मान लो जैसे हमारी वेव ने, let's say for an example, हमारी वेव no I want to keep this। हमारी वेव, मान लो बच्चों कि वो वेव चालू हुई है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं। वो वेव चालू हुई है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से, या फिर चलो शुरुआत से चालू कर देते हैं उसको। लेट्स से हमारी वेव चालू हुई है ए पॉइंट ए से, और वो एक सेकेंड में पहुंची है पॉइंट ई एफ जी तक। हमको बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है। वी नीड टू डिफाइन इट्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला चैप्टर साउंड है, वहां पे भी काम आने वाला है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सर, मतलब कितने इसने ऑसिलेशन करे, मैं ये देखना है। सर दिस इज वन ऑसिलेशन, हाँ जी बिल्कुल। दिस इज आधा ऑसिलेशन ओनली, तो ये एक हो गया, ये आधा हो गया, दोनों को कंबाइन करा तो एक प्लस आधा इज व्हाट, 1 + 1/2 इज 3/2। सर ये 1.5 है क्या, क्या इसका ऑसिलेशन 1.5 है, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 है, यही होती है उस वेव की फ्रीक्वेंसी। सर एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितना भी वो वेव ऊपर जा रही है वो उसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द ट्रफ और द क्रस्ट, टुवर्ड्स द ट्रफ और द क्रस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। आई होप यहां तक वो समझ आ रहा होगा बच्चों। अब ये देखो जादू, ये देखो स्पेक्ट्रम, पूरा पूरा स्पेक्ट्रम, भाई साहब ये है हमारा स्पेक्ट्रम, और यही है इसकी खूबसूरती। क्योंकि हमें दिखने वाला स्पेक्ट्रम तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में भी एक स्पेक्ट्रम का रेंज है, जिसको हम लोग कुछ नाम से जानते हैं। जैसे ये पार्ट वो है जो विजिबल रीजन में आता है, इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके पहले कौन है सर, इंफ्रारेड रेज। उसके पहले क्या है, माइक्रोवेव, यार सेम प्लेस वेयर वी कुक और हीट आर फूड। रेडियो वेव, अरे वाह, 92.5 रेड एफएम बजाते रहो। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, हड्डी टूट गई, अरे वाह एक्सरे कराओ, गामा रेज, सुपर डुपर प्रॉब्लमैटिक। तो ये वो सारी वेव्स हैं जो कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बनाती हैं। इसमें विजुअल का बात बहुत छोटा है, तो हमें विजुअल तो पढ़ना ही है पहले, अब हमको आगे वाली चीजें पढ़नी है। काफी बच्चों को लगता है थ्योरेटिकल है बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ो, लेकिन भैया पहले से पढ़ के रखो, क्योंकि बीच में जब पॉइंट आते हैं ना, तो हम लोग कभी कभार हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुरानी पढ़ी हुई चीजों के बेसिस पे आंसर देता है, क्योंकि नए वाले के पढ़ने के लिए आप आगे जब स्टडी करोगे तो थ्योरेटिक पे नहीं आ पाओगे, आप थ्योरी को नहीं पढ़ोगे ज्यादा, आप न्यूमेरिकल्स पे जाओगे, वो टॉपिक जो डिफिकल्ट है उसको कवर करोगे, आप लगाओगे मशीन्स, आप लगाओगे साउंड, आप लगाओगे अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक वाले चैप्टर्स, लेकिन यहाँ पर आप भूल जाओगे, इसीलिए अभी पढ़ लेना है इसको, आखिरी के लिए ना छोड़ना, ठीक है। जैसे मैं एडवाइस और क्वेश्चन इसी से बना है भाई साहब सैंपल पेपर में, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्या देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, और ये सर बहुत लंबी लंबी वेव, छोटी 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 छोटी, अरे वाह, तो क्या वेव लेंथ का एक जो ऑर्डर मिल रहा है, तो छोटा हो रहा है, ये वेव छोटी होती जा रही है, पास आ रही है, देखा है ना, देखा होगा ना आपने, सोनोग्राफी देखी होगी, सोनोग्राफी मतलब चलो सोनोग्राफी छोड़ो, वो देखा है जब वो पेशेंट आईसीयू में होता है तो उसकी धड़कन चल रही होती है, धड़कन 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 धड़कन, सत्यानाश, कलेश, टाटा, बाय बाय, गया, ठीक है ना। दिस सेम वे, ये वही है, बट डिफरेंस क्या है, देखो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग व्हाट यू आर सीइंग, दिस रीजन इज अ रीजन जहां पर वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी। नाउ वेवलेंथ इज उल्टा ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द सेम फॉर्मूला, अगर आप इसी में देखो v इज इक्वल टू एल लैम्डा, या फिर काफी बच्चे इसको v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी पढ़ते हैं, आप दोनों से कंपेयर कर सकते हो। अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट मान लें, वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट मान लें, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी उल्टे हैं भाई, लेमडा इज इक्वल टू 1/f है, और ये कॉमन सी बात है ना भाई, जिसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी उसकी कदम छोटे होंगे। अरे यार नहीं समझे, हाथी और चूहे की बात करो, अभी हाथी अपना भाई साहब लंबे लंबे कदम रखता है, बोलो हाँ कि ना, तो हाथी के कदम लंबे मतलब वेव लेंथ ज्यादा, तभी तो ना कदम कम पड़ेंगे ना उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब मानो हाथी को जाना है भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, चूहे को जाना है, तो चूहे के कदम छोटे 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 छोटे, मतलब वेवलेंथ छोटी छोटी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, नंबर ऑफ टाइम उसको ज्यादा बार पैर रखने पड़ेंगे, तो एक सेकेंड में जो ज्यादा पैर रखेगा हाथी कम पैर रखेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है, हाँ कि ना, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसके बाद कम पैर रखने पड़ेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कम है, तो जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है उनकी वेवलेंथ, बच्चों इनकी जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे देखो वेवलेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम है, नंबर ऑफ ऑप्शन बहुत कम है, यहां से यहां तक में फ्रॉम हेयर टू हेयर, भैया चल जाओ यार, पढ़ा रहे बच्चों को, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज हार्डली अ वेव कंप्लीटेड, राइट, एक ही वेव बनी, बल्कि यहाँ से पूरी बनी भी नहीं, क्योंकि टच तो इसका यहाँ पे होगा कहीं पे पीछे, ये तो पूरी वेव भी नहीं बनी एक, यहाँ देखो जरा इतनी डिस्टेंस में, अगर इतनी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ देखो 5 6 7 8 वेव बन गई भाई साहब, तो वेव लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, वेव लेंथ कम, वेव लेंथ कम, अब देखो इसका क्रस्ट इसका क्रस्ट बहुत पास पास है ना, ये तो वेवलेंथ कितनी छोटी है, अभी देखो कितनी बार ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऐसा ही होता है इन वेव के संग। रेडियो बीइंग द वन जिसकी वेव लेंथ बहुत ज्यादा है, इसी तो यूज फॉर कम्युनिकेशन, राइट, रेडियोस डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, दूर दूर तक जाएंगी ये वेव्स, दूर दूर तक सिटी सिटी के अक्रॉस जाती हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती हैं, सुनते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसीज को, रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, एंड ये पूरा हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी इनके बारे में लोग इंडिविजुअली बात करते हैं, चलो आई होप यहां तक आपने आइडिया ले लिया, अब इनके बारे में करते हैं इंडिविजुअली बात, ओके चलो, ओके चलो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा, ओके ओके, डी एक्स यू वी इन माई रेंज, गड्डी, नहीं समझे, गड्डी एक्स यू वी in my range. If you want to learn this, there's a very simple method. गड्डी XUV, गड्डी कौन सी है भाई, गड्डी XUV in my range. It's a method of learning it. आप इसको पढ़ भी सकते हो, ये इमेज नासा से ली गई है भाई साहब,
तो उसी का हम लोगों ने क्रेडिट दिया हुआ है उनको। ओके, नाउ दिस इज अ स्पेक्ट्रम। कैसे याद करना है? गड्डी एक्सयूवी इन माय रेंज, मैं आराम से खरीद लूंगा उसको। गड्डी एक्सयूवी इज वेरी इजी। आप लोग आराम से खरीदें, अपना बोर्ड्स लें, पापा से कहे पापा आपने कोई एक्सयूवी गाड़ी शोरूम से निकलवा के दो, पापा मारेंगे 2 घंटा, मजा आएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। चलो अब इसकी बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत थ्योरेटिकल है इसको, तो जल्दी पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम का भाई सिर्फ ये छोटू सा पार्ट है, बस ये देख रहे हो ना, इतना सा पार्ट है, बस ये इतना सा पार्ट है ये। ओके, द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम बिटवीन रेड एंड वॉयलेट, बिटवीन, देख रहे हो, इधर देखो, ये कौन है, ये कौन है, ये रेड है, ये कौन है, ये वॉयलेट है। रेड और वॉयलेट का इतना सा पार्ट है, इसको इतना बड़ा करके दिखाया है हम लोग ने कि बाकी सारे बहुत ज्यादा है भाई बीच में। इसको बोलते हैं हम लोग visible spectrum, and it's only a small part of the entire electromagnetic spectrum, बहुत छोटा सा पार्ट है ये। the portion of the spectrum just beyond the red, just beyond the red, just beyond the, just beyond the red is infrared। अब देखो कंफ्यूज ना होना, देखो यहाँ पर हमने ये था ना रेड, तो इसके पहले हमारा इंफ्रारेड, जस्ट बिफोर इज इंफ्रारेड, इसको मैंने ऐसे बना दिया है, कोई बात नहीं है, उसमें क्या बात है भाई, गड्डी गेड़ी मार दी, गड्डी एक्स यूवी in my in my range, in my microwave, माइक्रोवेव में आपको रडार के फॉर्म में दिख रही है, मतलब ये रेडियो वेव के फॉर्म्स बन गए ज्यादा से, इसलिए वो नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं। उसके पहले कौन है भैया? इंफ्रारेड। उसके बाद कौन है भैया? अल्ट्रारेड। पहले कौन है भैया? इंफ्रारेड। ओके, चलो चलते हैं भैया, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तसल्ली से, आराम से। पहले तो लाइट के बारे में समझते हैं भाई, लाइट दोगुली है और हम लोग उसका दोगुला नेचर पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक उसका लाइट नेचर पढ़ा हुआ है, दूसरा उसका वेव नेचर है, और ये वेव नेचर की प्रॉपर्टी है। दैट इज हाउ इट इज, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू, पता है अपने को सर, 3 की पावर कितनी बार पढ़ाओगे ये बात, v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जिसको हम लोग v को c भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है। n इज फ्रीक्वेंसी, lambda is lambda। ओके, कैलकुलेट कर सकता है इससे। ये कहां से आता है सर, कहां से आया ये फॉर्मूला, भला ये फॉर्मूला आया कहां से सर? सर ये तो पढ़ा हुआ है हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा सर, स्पीड वेलोसिटी क्या? ओहो सर, वेव के लिए जो उसकी लेंथ है वो वेवलेंथ, वही डिस्टेंस होती है क्या सर? हाँ 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 सर, 1 अपॉन टाइम को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। ओ मतलब 1 अपॉन टाइम, मतलब 1 अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी। अरे सर, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा दिखा रहा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा दिखा रहा है सर। ओके, याद करने की जरूरत है ही नहीं अलग से, स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही फॉर्मूला है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलो आगे चलते हैं। नाउ डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। भाई साहब, लाइट के पास खुद के पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, चाहिए ही नहीं पार्टिकल उसको, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लाइट खुद ही में खुश है भाई साहब, कोई नहीं चाहिए इसको जिंदगी में। अनलाइक साउंड, हम इंसान रूपी मनुष्य, हम लोग साउंड हैं, हमें जिंदगी में आगे जाना है, हमको चाहिए पार्टिकल, और पार्टिकल नहीं तो हम नहीं। बोलो हाँ कि ना? नहीं समझे? संत परमात्मा क्या करते हैं? संत किसी की जरूरत नहीं है भाई, उनको तो मिलन करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं चाहिए उनको, ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, ना लड़की, ना कुत्ता, ना बिल्ली, कुछ नहीं चाहिए। सबसे दूर है वो मोह माया से, राइट? वो है लाइट, कुछ नहीं चाहिए लाइट को। नो अदर मीडियम, दे हैव देयर ओन पार्टिकल्स। गॉड, भाई साहब फिलॉसफी में चले गए, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ, कम बैक, आ जाओ मटेरियलिस्टिक पे आ जाओ, दोबारा से बात करते हैं, ठीक है? तो do not require any medium to propagate these, they travel with the same speed in vacuum। वैक्यूम भैया सबसे तेज भागते हैं, मैं कहता हूं प्रकाश से तेज कोई नहीं, प्रकाश से तेज, ये वैरायटी समझ लेना, कोई नहीं। और प्रकाश आपका पड़ोसी नहीं या कोई दोस्त नहीं,
ठीक है, नथिंग कैन मूव फास्टर देन द लाइट, इज द मैक्सिमम स्पीड दैट हैज एवर बीन रिकॉर्डेड। इससे तेज से कोई नहीं भाग पाया भाई। लाइट चलती ही इससे वैक्यूम में, रेगुलर है उसके लिए चलना है ऐसा, ठीक है, बट एज इट ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम उसकी स्पीड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। द एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो और होती हैं, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, अभी के लिए इतनी हमारे लिए बहुत है। द फिनोमेना आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि खुद ही है भैया, ठीक है। दे वेव आर ट्रांसवर्स, देखो ध्यान से देखो, दो कंपोनेंट है, एक रेड वाला दिख रहा होगा, एक रेड वाला छुक 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 छुक, और एक ब्लू वाला, ठीक है। तो भैया दो एक्सेस में चल रही है वो खुद, नहीं समझे, एक उसके पास मैग्नेटिक कंपोनेंट है, एक उसके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, वो खुद ही टहल रही है उनके संग, देख पा रहे हो, वन इज मैग्नेटिक फील्ड, अदर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद ही है उसके पास दोनों फील्ड्स लाइट के पास, सबसे कमाल की बात। चलो बात करते हैं अब उन सारे पॉइंट्स के प्रॉपर्टीज की लाइन बाय लाइन, कि भैया गामा की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे बनती है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और सिमिलरली फॉर द ऑल अदर। अब ये पार्ट बहुत छोट करे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा रोल कम है और आपका रोल ज्यादा है, ये पढ़ना आपको है, जल्दी जल्दी, लेट्स मूव लेट्स मूव लेट्स मूव, टाइम कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। चलो, दीज आर द मोस्ट एनर्जेटिक, बहुत तेज है भाई साहब, खतरनाक रेडिएशंस, मार देंगी, समझ रहे हो, ये भाई साहब किलर, किलर मतलब समझे, नहीं समझे अभी बताते हैं, हिरोशिमा नागासाकी समझे, अभी समझे ना, न्यूक्लियर समझे, वही है ये, इतनी खतरनाक, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेवलेंथ होगी भैया बहुत ही कम, एंड स्ट्रॉन्ग समझो क्या होता है पहले तो, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये कौन सा टर्म है, अरे सर ये यूनिटी है लेंथ की, लेकिन बहुत छोटी है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, इसीलिए बोलते हैं इसको 0.01 नैनोमीटर के टर्म्स में, obtained in emissions of the radioactive substances, खतरनाक, वही 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 बूम बाम वाले जिसको तुम समझते हो ना, ये वही सब्सटेंसेस है, जब चाहते हो कि आपको मिल जाए तो आप एग्जाम के टाइम अपना स्कूल उड़ा दो और उस बेवफा का घर उड़ा दो, बस ये मिल जाए आपको, नहीं मिलेंगे भाई साहब, बहुत ही रेयर है, बहुत ही निगरानी में रखे जाते हैं गवर्नमेंट्स की एजेंसीज की, नहीं मिल सकते खुलेआम ये, ठीक है। चलो, like X-rays, they causes the fluorescence when they strike fluorescent material such as zinc sulfide, fluorescence create करते हैं, चिकमगाते हैं, लेकिन easily penetrate through thick material, metallic sheets, इतने penetration high है भाई साहब, penetration की तो बात ही ना करो, इतनी high कि metallic sheet को ही penetrate कर दे रहे हैं, मतलब हड्डियां खाल सब छोड़ दो, सब चले गए उसके पीछे, easily penetrate through the human body, कुछ नहीं है हमारी बॉडी बॉडी, बहुत डैमेज करेगा, मार ही देगा, वही हुआ, जो हल्के में लेगा निपट जाएगा, वो देख रहे हो, यूजेस बहुत है भाई साहब इसके, लेकिन यूजेस बहुत हैं, मतलब अगर इसको कंट्रोल में यूज करा जाए ना तो कैंसर जैसी बीमारियों को भी सही कर सकता है, अगर आपने कीमोथेरेपी का नाम सुना हो तो, राइट, रेडिएशन ही तो पास थ्रू करते हैं, उन बैड सेल्स को किल तो करते हैं, जा भाई निपट जा, खत्म तेरा काम अब, इन मेडिकल साइंस टू किल द कैंसर सेल्स, लेकिन जनरेट भी कर सकते हैं भाई साहब, अगर इसको कंट्रोल मामला यूज नहीं करेंगे तो ह्यूमन को खत्म कर देंगे, देखा होगा कीमोथेरेपी, द पर्सन लूजेस ऑल द हेयर्स, क्योंकि भाई साहब हमारे जो गुड सेल्स है ना वो भी तो मर रहे हैं, हम लोग भले हम लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि बैड सेल्स मरे, लेकिन कुछ तो यार हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसी पार्ट में भी तो कौन है, गुड सेल्स भी है ना, तो दैट्स व्हाई अ पर्सन लूजेस मच ऑफ इट देयर गुड सेल्स एज वेल, हेयर हार्मोन्स मर जाते हैं उसके, हेयर ग्रोथ हार्मोन नहीं हो पाते हैं, वो बिल्कुल कांचा सीना बन जाता है भाई साहब, आईब्रो गई, बाल गए, हर जगह के बाल गए, समझ लो कहाँ कहाँ के, सब गए, उड़ गए, खत्म, टाटा बाय बाय, ये होता है हाल, राइट। एंड देन आफ्टर नॉट जस्ट दिस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसके साथ ही उसका मेटाबॉलिज्म भी वीक होता है, क्योंकि यार वो गुड सेल्स में तो जा रहे हैं, तो उसको बहुत ही ज्यादा बिल्कुल लास्ट ऑफ द कंडीशंस में कराया जाता है, फॉर द सेम रीजन, इंडस्ट्री चेक द वेल्डिंग, इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं हम लोग, वेल्डिंग वाले पार्ट को चेक करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, क्योंकि मेटलिक से पास हो जाता है तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, मतलब उसका एक्सरे करने के लिए भी यूज कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो प्रॉपर्टीज, एक्सरे की बात करते हैं, मतलब उसका एक्सरे करने के लिए, मेटल का एक्सरे करने के लिए भी गामा को यूज कर रहे हैं, लेकिन ना बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में होता है, क्योंकि भाई कंट्रोल्ड अमाउंट अगर नहीं हुआ ना तो समझ रहे हो ना। एक्सरेज, अब एक्सरे की बात करते हैं भाई साहब, ओहो हो सर हड्डी टूटी थी, वो डॉक्टर ने लिखा था एक्सरे, वो करा के आए सर, ऐसे करके देख रहा था डॉक्टर, लाइट में, रोशनी में, है ना, वही है ये। अभी एक्सरेज पेनिट्रेबल है, अच्छी खासी पेनिट्रेशन है, आपके खाल से तो निकल जाती है लेकिन हड्डी से नहीं, राइट, और हड्डी से अगर नहीं निकल पाएंगी तो बाउंस बैक करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो अगर हड्डी सही है तो बाउंस बैक होंगी, अगर हड्डी में फ्रैक्चर है
तो वहां से तो निकल जाएगी ना भाई, फ्रैक्चर है, पार्ट टूट गया, ऐसे था, ऐसे हो गया, तो यहाँ से निकल जाएगी, राइट। तो ये वाला पार्ट दिख जाएगा आपको, तो डॉक्टर ढूंढता यही है, ओह हाँ यहाँ टूटा हुआ है, ओके हेयर लाइन फ्रैक्चर है, हेयर हेयर लाइन फ्रैक्चर, हेयर के बराबर, हेयर के माफिक का फ्रैक्चर, बहुत छोटा फ्रैक्चर है भाई वो। एक्सेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द हाईली एनर्जेटिक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आप लोग ने, स्टॉप बाय अ हेवी मेटल टारगेट विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव अ वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 0.1 angstrom to 100, which is 0.1 nm to 10 nm, 0.1 nm to 10 nm, ये भैया दो की रेंज है, डबल है, मतलब 100 की रेंज में जा रहे हैं ये, ठीक है हम लोग। दे आर केमिकली मोर एक्टिव रेडिएशन देन द अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा रेडिएटिंग है, खतरनाक है हमारे लिए। प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रांगली इफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, देखा होगा आप लोगों ने, इफेक्ट कर दिया तभी तो इमेज बनती है हमारे सामने, एक्सरे वाली इमेज देखिए ना। फ्लोरेसेंस क्रिएट कर सकती है बच्चों, क्योंकि दोबारा से एक तरह का पेनिट्रेशन बहुत हाई है इसका, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द ह्यूमन बॉडी बट दे कैन स्टॉप बाय द बोन्स, हड्डी नहीं जा पाएंगी। ओके ओके ओके, सीटी स्कैन में यूज करते हैं बच्चों, बिकॉज द बोन्स, यूजेस क्या है इसके, बिकॉज द बोन्स स्टॉप्स देम, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर्स इन द बोन्स, teeth, etc., for diagnostic of the purpose such as CT scans and medical science. They are also used for studying atomic arrangement in the crystal in the complex. बच्चों atomic क्रिस्टल्स होते हैं, उनसे हम लोग पास थ्रू करते हैं, तो उसके बिहेवियर्स कैसे हैं अंदर, वो हमको ऑब्जर्व कराने में कहते हैं, उसकी भी एक हमारे पास इमेज बना के देता है उसकी, राइट। डिटेक्टिव एजेंसीज यूज इन डिटेक्ट द कंसील्ड प्रीशियस मटेरियल, अंदर क्या छुपा हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। अल्ट्रावायलेट, द थर्ड इज यूवी अल्ट्रावायलेट, ठीक है। क्या यूज है भाई, पहले प्रॉपर्टीज, कैन पास थ्रू द क्वार्ट्ज, यही क्वेश्चन था भाई, अगर ये पॉइंट किसी ने पढ़ा ना तो सैंपल पेपर क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, कौन सी यूज कैन पास थ्रू द क्वार्ट्ज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट दे कैन एब्जॉर्ब बाय द ग्लास, ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, इसीलिए हम लोग अल्ट्रा वायलेट, देखा होगा डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं यूवी ग्लासेस, एक लेयर कोटिंग यूवी ग्लासेस, जिससे कि आपकी आईज सेफ रहे, जो यूवी रेज आ रही हैं तो आपको प्रोटेक्ट करें, चले ना दें आपको बहुत तंदुरुस्ती से। तो radiations travel in a straight line with a speed, same speed in the air or vacuum. They are usually scattered by the dust particle present in the atmosphere. स्कैटरिंग इतनी हाई है कि डस्ट पार्टिकल भी इसको स्कैटर कर देते हैं। ओके, वो भी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, काफी हद तक देखो हम लोग अब जा रहे हैं कहां पर, विजिबल रीजन पे जा रहे हैं ना, यूवी पे आ गए, अगला विजिबल ही है। They strongly affect the photographic plate as they are chemically more active, produces the fluorescence, सारी की सारी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है, देख रहे हो, गामा ने भी नहीं करा, एक्स ने भी करा, यूवी भी करी, कि मैं कैसे पीछे रह जाऊंगी भाई, मैं अभी तो करूंगी, मैं अभी तो चलूंगी, they causes the health hazard such as skin cancer, the body is exposed to them, that is why we need to protect ourselves। आपने पढ़ा होगा ओजोन डिफ्लेक्शन, लाइट कमिंग, ओजोन आर नॉट एबल टू reflect them back, they comes on the earth and causes the cancer, that is why we need to keep ourselves safe and the ozone layer safe। CFC के यूजेस बंद कर दिए गए फॉर द सेम रीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि वो जाके ओजोन को खा देते हैं, डिप्लीट कर देते हैं, कहते हैं हटो, यूज ही नहीं करेंगे तुम्हारा, इंडस्ट्रियल लेवल पे हर जगह से हटा दिए, फ्रॉम द एसी, रेफ्रिजरेटर, कमर्शियल पर्पसेस, फैक्ट्रीज, हर जगह से सीएफसी के यूज बंद हो गए, जिससे कि भैया हमारी ओजोन सेफ रहे और फिर हम लोग भी सेफ रहें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेफ आवरसेल्फ एंड द जनरेशन फ्यूचर जनरेशन, मतलब बहुत जरूरी है भाई साहब। प्लास्टिक के यूजेस, वाटर के कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भाई हमारे बच्चे तो हो जाएंगे, आपके नहीं पता, अब हो तो जाएंगे, कब तक सरवाइव कर पाएंगे यू डोंट नो। पानी की किल्लत, यार आज मेरी बात हो रही थी एक फ्रेंड से, मेरे एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, हिज नेम इज रवि सिंह, कोई बात नहीं बताया नाम, अच्छा लगेगा उसको भी। ही रिसाइड्स इन बैंगलोर, जिस सोसाइटी में वो रहता है भाई वहां पे पानी है ही नहीं, पानी ना पीने का, ना नहाने का, ना धोने का, कोई पानी नहीं, कोई भी धोने का नहीं है, धोने का भी पानी नहीं है, समझ रहे हो। दे हैव टू इनवाइट टैंकर्स, वो टैंकर आता है, 1200 रुपए लेता है, भर के जाता है, फिर उसके अपार्टमेंट में सप्लाई होता है पानी, दैट्स द कंडीशन। वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे, पानी की इतनी किल्लत है। अभी इन दिस एरा, इन दिस टाइम, जब इतना अच्छा रेनफॉल है, जब इतना अच्छा बना हुआ है चीजें, तब ये हाल है, जबकि अभी तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब आपके बच्चे कब होंगे, आज से
15 साल बाद, 10 साल बाद, समझ लो क्या हाल होगा। उनके लिए सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट होगा, और उनके लिए, उनके बाद की जनरेशन में कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। As we are acquiring the lands, depleting the forest, using the natural resources, भाई बहुत तौबा तौबा। चलो, यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस फॉर स्टरलाइजिंग पर्पस, भैया चीजों को स्टरलाइज करना है, क्लीन करना है, यूज कर सकते हो। डिटेक्टिंग और प्योरिटी ऑफ द जर्म्स एक्स भी कर सकते हो। प्रोड्यूसिंग विटामिन डी बहुत हेल्प करता है। प्रोड्यूसिंग फूड और ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी विजिबल पे आते हैं। अरे विजिबल के तो यूज ही यूज है भाई साहब, बुरा जो देखा ना चला, बुरा ना मिल गया कोई। देखा देखा ना, देखा ना देखा, मतलब विजिबल। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। कितना? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4000 इंटू 10 की पावर -10 से 8000 10 की पावर -10 मीटर की रेंज, ठीक है। ये किसकी है? विजिबल रीजन की है। द सन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत बड़ा। अब अ फ्लेम, हॉट बॉडीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ द visible light. Prominent colors of the visible light are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. पता है आपको, बहुत अच्छे से पता है सर। यूजेस क्या है भाई साहब? विजिबल लाइट इज यूज इन फोटोग्राफी, मेक अस सी द ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक अस, हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। फोटोसिंथेसिस, खाना कहाँ से आएगा भाई? हाँ, अगर नहीं होगी लाइट तो कहाँ से आएगा खाना? पीना तो हो जाएगा, खाना कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। ओके, इट्स ऑलरेडी 52 मिनट्स, लेट्स कवर इट फास्ट। प्रॉपर्टीज, इंफ्रारेड की बात आ गई। इंफ्रारेड मतलब, इंफ्रारेड मतलब बड़ी 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 बड़ी, अब बड़ी होनी लाइट, अभी छोटी छोटी थी, छोटी 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 बड़ी होनी लाइट, ठीक है। ओके, द ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड, इतना इतना इतना, बहुत ज्यादा। अरे यार सबकी सेम है यार, स्पीड स्पीड चेंज नहीं होती। दे ओबे, स्पीड वैक्यूम में चेंज नहीं होती है, दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम के अकॉर्डिंग ही होती है। डेंसर में जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, क्या समझे हो? दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, साउंड सो वीट। अबे यार बहुत पढ़ने वाला है इसमें, यार इस प्लेस इन पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ओके, वेरी गुड। प्रॉपर्टीज इंफ्रारेड की, एब्जॉर्ब बाय द ग्लास, ग्लास ऑब्जर्व करेगा, बट आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट नहीं कर पाता है। पढ़ लेना भैया, ये क्वेश्चन बनते हैं फिर, विच इज नॉट, विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द रॉक सॉल्ट, तो लिख क्या होगा? इंफ्रारेड। छोड़ ना देना है इसको, सब लिखा हुआ है हाइलाइटेड पॉइंट से, इसीलिए। डिटेक्टेड बाय द हीटिंग प्रॉपर्टी बिकॉज स्किन बर्न्स, समझे? स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा स्कैटरिंग, याद रखना। इतनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ज्यादा स्कैटरिंग नहीं, इतनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा स्कैटरिंग। जो वेव्स की वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर करेगी। इसका समझो दोबारा से, हाथी वाला और चूहे वाला एग्जाम्पल। अभी हाथी चल रहा है, चूहा चल रहा है, हाथी की वेवलेंथ लंबी लंबी, आगे ना छोटी छोटी। तो अगर रोड पे ब्रेकर्स आ गए, गड्ढे आ गए, हाथी वही फर्क पड़ेगा क्या भाई? लंबी लंबी चाल है भाई उसकी, नहीं पड़ेगा फर्क। लेकिन भाई चूहा टूटी टूटी जो आगे चल रहा है, उसके लिए तो एक ब्रेकर, एक पहाड़ है, बोलो हाँ कि ना? नहीं आया। तो विच इज गेटिंग स्कैटर्ड मोस्ट, इसको ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है, जो छोटी छोटी चाल चल रहा है उसको दिक्कत ज्यादा हो रही है, बोलो हाँ कि ना? जो लंबी लंबी चाल चल रहा है उसको क्या ही दिक्कत, उसको क्या गड्ढे पड़े हो, खाई हो, खाई तो होगी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन गड्ढे से क्या दिक्कत है? आगे चलते हैं भाई साहब। इंफ्रारेड के यूज क्या है? थेराप्यूटिक पर्पसेस बाय द डॉक्टर्स, much so that they can penetrate the appreciable through lens. Okay, infrared lamps are used in dark rooms for developing photographs using, they do not affect photographic film chemically, but they provide the visibility. देख रहे हो, visibility provide करेंगे लेकिन photographic film को खराब नहीं करेंगे। Used for signals during war, as they are not visible, they are not absorbed much in the medium. अबे अबे अपने उसमें रिमोट से भी इंफ्रारेड ही होता है भाई, देखा होगा ना, वो एसी का रिमोट, ऑफ ऑन, टेम्परेचर ज्यादा कम, क्या है ये?
इंफ्रारेड फोन्स में होता है, फोन्स में होता है। आप ना फोन्स में लिखते हो ना, यहाँ पर एक छोटी सी डिवाइस होती है, यहाँ पर मेरे में है, मेरे में है, यहाँ पर है, दिखेगी नहीं आपको, कोई बात नहीं, समझ जाओ है। ओके, यूज इन रिमोट कंट्रोल्स, टेलीविजन एंड अदर गैजेट्स। माइक्रोवेव, अरे भाई खाना पकाएंगे, मजेदार खाएंगे। दे वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज क्लिस्ट्रॉन ट्यूब। याद कर लो, नाम को पूछा जाता है। याद करने वाला सीन है, 10 की पावर 11 से लेके 10 की पावर 7 तक हर्ट्ज में रहेगा। 3 की पावर 11 टू 3 की पावर 7 इज द रेंज। ये सारे पॉइंट्स भाई लिखते हुए चलना, ठीक है। यूज क्या है सेटेलाइट कम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ओवेंस, रडार्स, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं हम लोग माइक्रोवेव्स का। रेडियो वेव्स भाई साहब बहुत दूर दूर जाती हैं, लॉन्गेस्ट वेव है, बहुत दूर दूर जाएंगी, दूर दूर जाएंगी, मतलब कम्युनिकेशन में काम करेंगी। 10 की पावर 7 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, अब 3 की पावर 7 हर्ट्ज। शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कई सारी हैं। यूजेस क्या है, मेनली यूज फॉर रडार कम्युनिकेशन, दूर दूर तक कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नॉट जस्ट फॉर द काम का, काम का मतलब वीडियो सुनने का, मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है सिर्फ, बल्कि चैनलाइज करने के लिए डिटेक्टिव्स यूज करते हैं, रॉ एजेंट्स यूज करते हैं, बल्कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यूज करते हैं। भाई साहब इसका अभी बिल्कुल सही यूज करा है, अगर आपने रिसेंट इंसिडेंट फॉलो करा हो तो। सीरिया ने सीरिया में बाय देखा होगा आपने, अभी बहुत दो दो बहुत बड़े कांड हुए हैं। चलो आप लोग कमेंट करके बताओ, याद आया पेजर, याद आया पेजर, पेजर पेजर वाला कांड नहीं आया तो सर्च करना, डालना recent blast of pagers all together, आपको बहुत सारी हिंट मिलेगी वहां से, ठीक है। चलो आगे नहीं जाएंगे उस पर अभी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं, हाउ लाइट स्कैटर। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, बिखर जाना, बिखर जाना। मानो आपके पास एक बूंदी का लड्डू है, बूंदी का लड्डू समझते हो, मोतीचूर का लड्डू है, मोतीचूर लड्डू समझते हो, बेसन का लड्डू समझते हो, लड्डू समझते हो, लड्डू को लो और दीवार फेंक के मारो, क्या होगा, बिखर जाएगा, वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो स्कैटरिंग ऑफ लड्डू है, ना फेंकना बेटा, डब्बे पड़ जाएंगे, मम्मी बहुत मारेंगी, रोकेंगी नहीं और बम लाल कर देंगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, तुम्हें करना आ गया, तुम्हें बस, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मतलब वो लाइट करती है। तो फिर हमने अब लाइट है यार, तो लाइट करेगी, लाइट आ रही है, उसको कोई भी ऐसा पार्टिकल मिला जो उसके पास में ऑब्सेशन हुआ, इसमें लड़के वो बिखर गई। दैट बिखरना ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट आ रही थी, इंसिडेंट लाइट थी, उसको एक ऐसा पार्टिकल मिला जो कि उसको डिस्टर्ब करा, उसने मैंने कहा मैं नहीं खेलूंगी ये, कि मैं बिखर जाऊंगी, तो वो अलग डायरेक्शन में फैल गई वो, ठीक है। तो बोलते हैं फैलना, जैसे आप फैल जाते हो ना स्कूल से आके अपने बेड पे, वैसा ये फैल जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द फिनोमेना इन विच लाइट रेज डेविएट्स फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ डेविएट होना इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। लेकिन भाई स्कैटरिंग के फिनोमेना बहुत काम के हैं, और ध्यान समझो। एक गाना है, एक गाना है, अगर आपने नाम सुना हो तो, हमारे बॉलीवुड के एक बहुत ही, शायद आप जानते हो उनको, चलो हिंट है, अख्तर है उनके नाम में, शोएब अख्तर नहीं है। चलो एक गाना सुनना, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों जमीन। तो ही ट्राइंग टू क्वेश्चन द फिनोमेना। तो पहला है आसमां है नीला क्यों, नाउ व्हाई द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लूइश, एंड दैट्स द क्वेश्चन व्हिच इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होती है, बिखरती है, तो हमें लाइट के सिंगल कलर नहीं दिखते, हमें उसके स्कैटर्ड कलर दिखते हैं। और वो स्कैटर्ड कलर जो हमारी आंखों तक पहुंच पाए, जिसकी स्कैटरिंग लिमिटेड हो, वो हमको अपीयर होता है, दैट इज राइट, अपीयर्स टू बी ब्लूइश। सेम विद द ओशियंस एंड द डीप ब्लू रिवर्स, राइट, उसमें भी यही फिनोमेना होता है। when it hits an obstacle such as molecules of gas, dust, water vapor। अब एटमॉस्फेयर में है ना भाई, एटमॉस्फेयर में है गैस, एटमॉस्फेयर में है वाटर वेपर्स, एटमॉस्फेयर में है डस्ट, तो होगी ना स्कैटरिंग। भाई क्यों नहीं होगी स्कैटरिंग यार, हो रही है स्कैटरिंग। और यही रीजन है हमको स्कैटरिंग से काफी सारे फिनोमेना ऑब्जर्व होने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेम स्कैटरिंग का रीजन है इसकी, जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, तो दोनों समय रेड लाइट होती है, बोलो हाँ की ना। क्यों होती है रेड लाइट, सोचो 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 सोचो, क्यों होती है रेड लाइट, क्यों नहीं ब्लू, क्यों नहीं ग्रीन, येलो, ऑरेंज, क्यों नहीं रेड, क्यों। फिर रेड से ऑरेंज में कन्वर्ट, देखा होगा, रेड से कन्वर्ट्स टू ऑरेंज, द डार्क sun first is red, then nearby area becomes all orange,
right? During sunrise and both sunset. Now answer this. Why? Because of scattering. कौन सी लाइट हम तक आ पा रही है? जिसकी चाल सबसे लंबी है, बहुत दूर से आ रही ना यार वो। जब वो होराइजन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ये क्वेश्चन है सारे अभी आगे। जब वो होराइजन से, समझना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन इज व्हाई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द स्काई अपीयर्स टू बी रेड? आंसर इज क्योंकि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज एट द फार्दर मोस्ट डिस्टेंस, सबसे दूर है हमसे वो। और दूर से कौन हम तक आ पाएगा? इसकी चाल बहुत लंबी होगी, वेवलेंथ बहुत लंबी होगी। हु इज द हाथी इन दिस केस? कौन है सबसे लंबी चाल वाला? सर रेड। सर रेड है, रेड है, हाँ की ना। सबसे लंबी चाल किसकी थी? सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी थी? रेड की थी भाई। कभी समझाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, देखते आगे। एक बार बोलूं, पता नहीं मानोगे। देखा होगा डेंजर साइन और स्टॉप का साइन सब रेड से होते हैं, फॉर द सेम रीजन, बिकॉज दे कैन रीच अ फार्दर डिस्टेंस, दूर दूर तक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। पहला है साइज, दूसरा है वेवलेंथ, तीसरा है डेंसिटी। साइज ऑफ द पार्टिकल व्हिच आर कॉजिंग द स्कैटरिंग, वेवलेंथ ऑफ द लाइट व्हिच इज गेटिंग स्कैटर्ड, और डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें ये फिनोमेना हो रहा है, उस पर ये डिपेंड करेगी कि स्कैटरिंग कैसे कैसे हो रही है। जैसे अब देखो, ये सनराइज और सनसेट देखो, अभी देखो हो क्या रहा है। एक लॉन्ग वेवलेंथ है और एक शॉर्ट वेवलेंथ है। अभी लॉन्ग वेवलेंथ को चली जा रही है, जो लंबी लंबी है, लेकिन शॉर्ट वाली क्या हो रही है? बार बार डेविएट हो रही है अपने पास से, तो ये हम तक आ ही नहीं पाएंगी। स्कैटर्ड ब्लू लाइट, स्कैटर्ड ब्लू लाइट, देखो ध्यान से देखो, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आई, उसको पार्टिकल्स मिले, ब्लू लाइट स्कैटर हो गई, ब्लू लाइट हम तक आ ही नहीं पाई, राइट? दिस इज व्हेन द सन इज एट द फार्देस्ट मोस्ट पॉइंट। देन जैसे पास आएगा, जैसे ये देखो 5 बज रहा है मानो, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 सर पे आएगा, तो अभी क्या हो जाएगा? जब ये पास आएगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, जब ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे देखो ना, इसको देखो और इसको देखो, एज सून एज दिस डिस्टेंस डिक्रीजेस, अभी रेड नहीं, क्योंकि अब तो और भी कलर रख सकते हैं, ऐसा समझो। देखो बहुत ध्यान से, एक एक ही बार में सब कुछ, ठीक है। वी ब ग यो र, वी आई बी जी वाई ओ आर, जी वाई ओ आर, विव योर। वॉयलेट, वॉयलेट बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ध्यान से, दोबारा क्या बोला मैंने? दोबारा से क्या बोला मैंने? दोबारा समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझो। क्या कहा, क्या कहा, क्या क्या सर, क्या कहा आपने? मैंने कहा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कलर्स ऑफ लाइट हैं, इन कलर्स ऑफ लाइट में हमारे पास जो वॉयलेट कलर है, इसकी ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत तेज तेज ये फ्रीक्वेट करती है, बहुत तेज तेज ये फ्रीक्वेंसी रखती है। लेकिन रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, देख पा रहे हो, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन इसका उल्टा है सर, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ कम है, लेकिन क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा का मतलब है कि ये बहुत लंबी लंबी चाल चलेगी सर, और ये बहुत छोटी छोटी चाल चलेगी सर। नहीं आया? मतलब ये हमारा चूहा है, ये हमारा रैट है, और ये हमारा एलिफेंट है, उस सेम एनर्जी को फॉलो करें तो ये हमारा एलिफेंट है। तो अगर ये एलिफेंट है तो ये तो भाई बहुत लंबी लंबी चाल चलेगा, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता पास में कौन आ रहा है। इट इज नॉट गेटिंग स्कैटर्ड, इट इज गेटिंग स्कैटर्ड टू द मिनिमम। ये बहुत दूर तक जाएगा, पूरा खिलाड़ी है ये, इसीलिए रेड, इसीलिए रेड भाई, समझ रहे हो भाई? इसीलिए रेड हो रहा है ये। सिग्नल रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि दूर से दिखाई दे रहा है। डेंजर साइन रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि दूर से दिखाई दे रहा है। देखा होगा ग्लो साइन बोर्ड्स बनते हैं, बोर्ड्स बनते हैं ना, डायरेक्शन बोर्ड्स बनते हैं, बहुत सारे रेड साइन के होते हैं, दूर से दिख रहे हैं हमको, ठीक है। शॉप्स के देखा होगा, लोगोस होते हैं, बैनर्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, होल्डिंग्स होते हैं, बहुत सारे रेड से होते हैं दूर से दिखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, द सेम रीजन, गेटिंग लीस्ट स्कैटर्ड। तो इसलिए जब भी दूर की डिस्टेंस से कोई चीज देख पाओगे ना, तो उसको हम लोग रेड कलर्स में बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि रेड दूर तक जाता है भी है। तो सेम रीजन रेड होगा। लेकिन जैसे पास आ जाएगा तो अभी क्या होगा? अभी पास आने पे क्या हो गया कि रेड तो भाई बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले कौन आ जाएगा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ब्लू रीचेस फर्स्ट। ओके, ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग आंसर करेंगे। देखो ध्यान से, नियर द हॉराइजन एट नून इट कम्स पास, पास आया तो फिर अब हमारे पास रेड की जगह जो कलर्स हैं वो, अब वॉयलेट और इंडिगो एक्चुअली में ना, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि ये नून टाइम भी हम तक नहीं आ पाएंगे, उसके पहले स्कैटर हो जाएंगे।
बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, उसके पहले ही स्कैटर हो गए, बट ब्लू आ गया हम तक। और ब्लू ना हमारे आइस के रॉड सेल्स और कोन सेल्स पे बहुत रिसेप्टिव है, तो बहुत हेल्प करता है देखने के लिए, तो इसलिए ब्लू भी एक रीजन है। ओके, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? स्काई, द ब्लू कलर ऑफ स्काई रिजल्ट्स फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट बाय द एयर पार्टिकल्स। ठीक है, ओके ओके। चलो, अभी आता है भाई, स्पेस ब्लैक क्यों है? व्हाई द स्पेस इज ब्लैक, द स्पेस इज डार्क? स्पेस इज डार्क क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स ही नहीं है, स्कैटरिंग कौन करेगा? पार्टिकल्स नहीं है, डेंसिटी नहीं है यार, उसका साइज ही नहीं है, पार्टिकल्स नहीं तो साइज कहां से होगा, खाक होगा, तो स्कैटरिंग कौन कराएगा? स्कैटरिंग ही नहीं है तो फिर ब्लैक, विदाउट एनी एटमॉस्फेयर the sky appears black because there is no air, no particle to scatter the sunlight, resulting in the absence of the blue hues created by the scattering. The lack of medium of the light leads to the darkness. Same point लिखना भाई। Why clouds are white then? Clouds क्यों white होते हैं भाई? Clouds appear white because of the reflect and scatter sunlight, which is a mix of all the colors. The tiny water droplets or the ice crystal in the cloud scatter the sunlight, making them appear white to our eyes. क्या हो रहा है दोबारा से? Clouds appear white because of they reflect, बहुत ध्यान से, they reflect and scatter the sunlight. चा चा चा, पानी भरा है भाई साहब, कहेंगे लाइट वापस जाओ। ठीक है, रिफ्लेक्ट एंड स्कैटर द सनलाइट व्हिच इज द मिक्स ऑफ द कलर्स। मिक्स ऑफ द कलर मतलब, अरे सातों कलर का मिक्सचर क्या है? सर व्हाइट है। टाइनी ऑर्डर ऑफ वाइस इन द क्लाउड स्कैटर द सनलाइट मेकिंग देम अपीयर व्हाइट। व्हाई द सिग्नल्स आर रेड? मैंने बताया अभी अभी, दूर से कौन दिख रहा है? रेड दिख रहा है, विजिबिलिटी इसकी रेड की है, हैज लॉन्गर वेवलेंथ causing it to scatter less than the shorter wavelengths like blue in the atmosphere. The minimal scattering allows the red light to travel through the air and haze and the maximum distances, making it effective for the danger sign and it remains visible for the distance without significant dispersion. Okay, okay, okay. चलो, इसी में ना एक दो क्वेश्चन और आते हैं which are dependent on the atmospheric refraction. Atmospheric refraction बोले तो जब लाइट रे एटमॉस्फेयर से आती है, वो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। तो अगर एटमॉस्फेयर से कोई लाइट आ रही है तो जनरली उसको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बहुत सारे, दिख रहा है आपको? वाइट कर दें इसको, दिख रहा होगा वैसे, लेयर्स को ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेथोस्फेयर वो क्रॉस करना पड़ता है, और हर ऊपर वाली लेयर हल्की होती है, नीचे वाली भारी होती है, तो लाइट रे बेंड होती हुई आती है, राइट? इसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वैसे तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से होते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, पता होना चाहिए बस। ये ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, जो स्टार्स एक्चुअली में आपको दिख रहे हैं वहां पर नहीं है, तो ये बेंडिंग का फिनोमेना है एक तरह से, जो हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है क्लासेस में, बस ये उससे रिलेट करता है तो मैं आपको बता दिया, जिससे कि आपको ये पार्ट भी छूटे ना। अभी के लिए भाई साहब थक गया हूं मैं, बहुत रात्रि का समय हो रहा है, कृपया मुझे विश्राम करने का मौका दें। हमारी कल बहुत क्लासेस हैं, हम कल बच्चों को बहुत पढ़ाना है, हाफ ईयरली चल रहे हैं उनके, बहुत मेहनत करनी है उन पे हमें, तो हमें जाने का मौका दें। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो आपके कुछ मित्र होंगे, सखा, सखी, ब्रदर, क्लासमेट्स, पेरेंट्स को ना भेजिएगा, कोई जरूरत नहीं है, वो हमें पढ़ेंगे, दोस्तों को भेज दीजिए, हमारे पे बहुत एहसान होगा आपका। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल, बाय।